हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स। स्टूडेंट, इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कोड नंबर 8 और कोड नंबर 17 से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सभी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज को हम डिटेल में विद कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं और इन सभी एमसीक्यूज की पीडीएफ और ऑनलाइन क्विज भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। यदि आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स परचेज कर सकते हैं। फुल कोर्स परचेज नहीं करके आप लोग सब्जेक्ट या यूनिट वाइज परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल नॉमिनल फीस पर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वीडियो कोर्स में हमने इन सभी चैप्टर्स को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था, वैसे आपके आंसर्स मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे थे। आंसर आपके सही थे लेकिन एक्सप्लेनेशन मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। तो असर्शन में बताया गया है कि टैक्स शुड नॉट बी चार्ज्ड ऑन डिविडेंड इनकम फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, और रीज़न में बताया गया है some economists are of the opinion that when tax has already been paid on the profits of the company and the balance is distributed as dividend to the owners, टैक्स नीड नॉट बी लेविड ऑन देम। तो देखो, ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है कि मान लीजिए कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है 100 रुपये का, ये कंपनी का प्रॉफिट है बिफोर टैक्स। तो कंपनी पर हम लोग टैक्स लगा चुके होते हैं 30% या 40% या 20%, जिस भी टाइप की कंपनी है उस पर हमने टैक्स लगा दिया। उसके बाद जो भी हमारे पास बचा 70 रुपये, 60 रुपये या 80 रुपये, इसी में से ही तो कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर रही है। अब यदि हम इस अमाउंट पर शेयर होल्डर को, मान लीजिए कि हमने 15 रुपये का डिविडेंड दिया है, अब यदि हम इस 15 रुपये की अमाउंट पर शेयर होल्डर से टैक्स कलेक्ट करते हैं तो ये गलत है। तो बिल्कुल सही बात है, बोथ द स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे। आप लोगों ने देखो क्या क्या मिस्टेक की थी। कुछ लोग तो ये बता रहे थे कि ये जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि ये जो 15 रुपये पर हम टैक्स लगा रहे हैं ना, ये कंपनी पर लगा रहे हैं, नहीं कि शेयर होल्डर पर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो डीडीटी की हिस्ट्री है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, वो चेंज होती रही है। कई बार इनकम टैक्स में डीडीटी कंपनियों से कलेक्ट किया गया है और कई बार शेयर होल्डर से कलेक्ट किया गया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो 15 रुपये पर टैक्स लगाने की बात हो रही है ये कंपनियों पर लगाया जाए, हो सकता है शेयर होल्डर पर लगाया जाए। दूसरी बात, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये जो 30, 40, 20 रुपये का टैक्स लगा है ये शेयर होल्डर पर लगा है। तो ये शेयर होल्डर पर नहीं लगा है, ये कंपनी पर लगा है। तो एक बार लास्ट बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। कंपनी ने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया है और कंपनी पर आपको पता है कि टैक्स की रेट इंडियन कंपनी पर 30%, जो इंडिया की छोटी कंपनी है उन पर 20% और फॉरेन कंपनी पर 40% है। तो कहने का मतलब कंपनी ₹30, 40 या 20 रुपीज़ का टैक्स पे कर चुकी है। अब कंपनी के पास प्रॉफिट बचा हुआ है 70 रुपये, 60 रुपये या 80 रुपये। इसमें से कंपनी मान लीजिए 15 रुपये शेयर होल्डर को टैक्स पे कर रही है, और यदि गवर्नमेंट इस 15 रुपये पर टैक्स लगाना चाहती है शेयर होल्डर पर तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये जो बची हुई अमाउंट है इस पर पहले ही टैक्स पे किया जा चुका है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो डिविडेंड पर टैक्स लगाया जाता है इसे डीडीटी कहा जाता है। इनकम टैक्स में हिस्ट्री चेंज होती रही है। कई बार डीडीटी कंपनियों से कलेक्ट किया गया है और कई बार डीडीटी शेयर होल्डर से कलेक्ट किया गया है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए व्यू दैट डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म हैज ए बियरिंग ऑन द शेयर वैल्यूएशन एडवोकेटेड बाय जेम्स ई वोल्टर इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। तो देखो, क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है कि ऐसी डिविडेंड पॉलिसी जिसमें ये कहा जाता है कि जो डिविडेंड है वो शेयर वैल्यूएशन को अफेक्ट करता है, जो कि जेम्स ई वोल्टर ने दी थी, उनकी इनमें से कौन सी अजम्पशन है। तो सबसे पहली बात तो स्टूडेंट आपको पता है कि डिविडेंड डिसीजन के अंदर हमारी थ्योरीज या फिर जो अप्रोचेज है वो 3 टाइप्स की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? रिलेवेंट अप्रोचेज हो सकती है, इररिलेवेंट अप्रोच हो सकती है, और एक हम अदर अप्रोच भी कह सकते हैं। रिलेवेंसी अप्रोच के अंदर हम पढ़ते हैं वोल्टर का मॉडल, गॉर्डन का मॉडल और ग्राहम एंड डॉड का मॉडल। जो गॉर्डन का मॉडल है उसे रिलेवेंसी एंड ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है। जो ग्राहम एंड डॉड का मॉडल है उसे रिलेवेंसी एंड स्टॉक मार्केट मॉडल भी कहा जाता है। इररिलेवेंसी वाले के अंदर हम पढ़ते हैं मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, और अदर वाले के अंदर हम पढ़ते हैं लिंटर मॉडल।
तो ये टोटल 5 टाइप की हम अप्रोचेज डिविडेंड डिसीजन के अंदर पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे कौन से वाले की बात कर रहा है, वोल्टर मॉडल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो वोल्टर का डिविडेंड डिसीजन मॉडल है वो रिलेवेंट मॉडल है, और क्वेश्चन ने हमसे साफ यहाँ पर कह भी दिया है कि डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए फर्म हैज ए बियरिंग ऑन द शेयर वैल्यूएशन। रिलेवेंसी अप्रोच ये कहती है कि डिविडेंड देने या नहीं देने से शेयर की वैल्यू पर या फर्म की वैल्यू पर फर्क पड़ता है। तो बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन हमसे आगे ये जानना चाहता है कि जो जेम्स ई वोल्टर का ये मॉडल है उसकी इनमें से कौन सी अजम्पशन है। तो हमें पता होना चाहिए कि वोल्टर ने अपने मॉडल में कौन कौन सी अजम्पशंस बताई थी। तो उन अजम्पशंस को आप बिल्कुल इजीली स्टूडेंट्स याद कर सकते हैं। कैसे आप लोग याद करेंगे, आप लोग एक कोड याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको वोल्टर के मॉडल की अजम्पशंस बता रहा हूँ, तो आप लोग ये कोड याद कर लीजिए, मिस्टर लाइट है क्या क्या इसका मतलब, एम का मतलब है मार्केट। तो वोल्टर ने ये माना कि जो मार्केट है वो परफेक्ट मार्केट है। परफेक्ट मार्केट का मतलब है कि जो बायर्स है उनको भी फुल नॉलेज है और बहुत सारे सेलर है, बहुत सारे बायर है। मेन चीज़ ये है कि बायर को फुल नॉलेज रहती है। सेकेंड, आई आर से है हमारा जो हमारी ROI है, और जो हमारी KE है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दोनों ही कांस्टेंट रहती है, दोनों में चेंज नहीं आता है। एल का मतलब है लाइफ। वोल्टर ने ये माना कंपनी की जो लाइफ है वो परपेचुअल है, गोइंग कंसर्न बेसिस पर कंपनी चल रही है। चौथी बात है इन्वेस्टमेंट। वोल्टर ने ये माना कंपनी ने जो भी पैसे कलेक्ट किए हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का एक तरीके से मतलब फाइनेंसिंग है। कंपनी ने जो भी पैसा कलेक्ट किया है वो केवल रिटेन्ड अर्निंग से ही कलेक्ट किया है और किसी भी सोर्स से कंपनी ने पैसा कलेक्ट नहीं किया है, और रिटेन्ड अर्निंग की फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती है, जैसा कि आपको पता है। पांचवी बात टी से है टैक्स। वोल्टर ने माना टैक्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और छठी बात है EPS और DPS में कोई भी चेंज नहीं आता है, अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर। तो ये 6 हमारी एजम्पशंस होती है। आई होप आपको ये कोड और इनका मीनिंग आपको समझ में आ चुका है। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि इनमें से कौन सी एजम्पशन है हमारी। रिटेन्ड अर्निंग इज ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, सही बात है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, गलत बात है। ROI डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ये भी गलत बात है। और ऑल द अबव तो हो ही नहीं सकता, तो 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग assumption इज नॉट इंक्लूडेड इन जेम्स ई वोल्टर वैल्यूएशन मॉडल। तो वही पीछे वाला क्वेश्चन है, बस इसमें ये बताना है कि कौन सी हमारी assumptions नहीं है। हमारी assumptions होती है मिस्टर लाइट, आपको बिल्कुल याद कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसने देखो क्या क्या बोला, ऑल फाइनेंसिंग आर बाय रिटेन्ड अर्निंग ओनली, बिल्कुल सही बात है। नो चेंज इन की वेरिएबल सच एज EPS एंड DPS, सही बात है। फर्म हैज फाइनिट लाइफ, तो गलत है। उन्होंने ये माना था कि फर्म की जो लाइफ है वो इनफिनिट होती है, गोइंग कंसर्न बेसिस पर कंपनी चल रही है। ऑल अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड और इन्वेस्टेड इंटरनल इमीडिएटली, बिल्कुल सही बात है। देखो जो भी प्रॉफिट है उसके 2 ही तो काम हो सकते हैं, या तो डिविडेंड दे दोगे या कंपनी अपने पास रख लेगी, कोई तीसरा तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा था कि कौन सी एजम्पशन नहीं है, तो C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ कैपिटल डज नॉट इन्वॉल्व फ्लोटेशन कॉस्ट। क्वेश्चन जानना चाहता है कि इनमें से वो कौन सा सोर्स है जिसकी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती है। तो सबसे पहली बात तो आप मुझे फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब बता दीजिए। देखो फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि पैसा एक्वायर करने की जो हमारी कॉस्ट होती है, पैसा एक्वायर करने की जो हमारी कॉस्ट होती है उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लेना है, तो बैंक से लोन लेने के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा ना, आपको कुछ फॉर्मेलिटीज के खर्चे करने पड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है कमीशन वगैरह पे करना पड़ जाए। तो ये जो आपकी कॉस्ट लग रही है यही हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो इसमें से कौन सी हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, ये क्वेश्चन जानना चाहता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब है रिजर्व एंड सरप्लस।
कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया था वो प्रॉफिट कंपनी ने डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। कंपनी ये सोचती है कि उसे हम हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये पैसा कंपनी ने एक तरीके से कलेक्ट नहीं किया है ना, तो इसकी कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आएगी। बाकी इक्विटी शेयर इशू किए हैं तो MOA का खर्चा आएगा, प्रोस्पेक्टस का खर्चा आएगा, अंडरराइटिंग और ब्रोकरेज का खर्चा आएगा, सेम ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स में भी खर्चा आएगा। आज आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है, एक तो आप लोग बताएंगे अंडरराइटिंग कमीशन और ब्रोकरेज में अंतर बता देंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और यदि आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इन दोनों की न्यू रेट पता है तो वो भी आप बता देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड पर शेयर एंड अर्निंग प्राइस शेयर इज नोन एज। क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि DPS और EPS से किस बात का आंसर आता है। तो आप लोगों को पता है रेशियो वाला चैप्टर आप लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा, वैसे भी हमारे पेड बैच में हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस किया है, लगभग 4 घंटे से भी ज़्यादा की वीडियोज़ में हमने रेशियो वाला चैप्टर पढ़ा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर डिविडेंड पे आउट रेशियो। यदि हमने 10 रुपये पर शेयर कमाए हैं और 4 रुपये डिविडेंड पे किया है तो ये हमारा फॉर्मूला ये बताता है कि हम 40% डिविडेंड पे कर देते हैं। 0.4 बोल सकते हो या 100 से मल्टीप्लाई करके 40% भी आप कह सकते हैं। एक तो आपको बता देना है अंडरराइटिंग कमीशन और ब्रोकरेज में डिफरेंस, इनका आप मीनिंग बताओगे, कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस बताओगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और न्यू रेट यदि आपको पता है तो वो भी आप बता देंगे। अगली बात, ये क्वेश्चन नंबर 21 का अच्छे से समझाकर आंसर आपको बता देना है। जो हमारी इनामी क्विज चल रही है उसके आंसर मैं आपको विनर का नेम बताऊंगा 2 अगस्त को, और जो विनर होगा उसे हमारा FM बैच 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट अभी के लिए बस इतना ही है। यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।